कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकोड़े बना रही थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर आता है। उसके पास एक टोकरी थी। चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे चीकू भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं नहीं मानो बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये अंगूर देने आया था। मेरे बाग में अंगूर पक चुके हैं। मैंने सोचा कि बच्चों को दे आता हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिए, ये मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अंगूरों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भरकर बाहर लाती है। ये ले चीकू भैया, मैंने पकोड़े बनाए थे। चिंकी बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देखकर चिंकी तो बहुत खुश होगी। फिर चीकू तोता वो पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में दो आलसी कौवे रहते थे जो हमेशा जंगल के पक्षियों से लड़ाई करते थे। बादल जी, मेरा मीठे मीठे अंगूर खाने को मन कर रहा है। जाकर मुझे मीठे अंगूर ला कर दो। अंगूर? ऐसी बारिश में मैं तुझे कहाँ से अंगूर ला कर दूँ? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी, बस मुझे अंगूर खाने हैं। अगर अंगूर खाने हैं तो बाहर जाकर खुद ढूंढ लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ठीक है, देखना मैं भी अकेली मीठे मीठे अंगूर खा कर आऊंगी। फिर बिजली कभी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे अंगूर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए बिजली कभी सीधी तोते के बाग में जाती है। बिजली कभी तोते के बाग में जाकर अंगूर खाने लगती है। चिंकी, तुम बैठकर पकोड़े खाओ, मैं जब तक एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। अरे पति जी, रहने दे, भला ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके अंगूर। चिंकी, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे मौसम में ही तो निकलते हैं। फिर चीकू तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। चीकू तोता दूर से ही बिजली कभी को अंगूर खाता हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बिजली कभी अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी बिजली कभी को मारता है। बिजली कभी तो सीधी नीचे गिरती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम चिंता नहीं करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर चीकू तोता बिजली कभी को एक पेड़ से बांध देता है। अब काली कभी तो मेरे बाग में काम करेगी, ऐसे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। चोरनी कहीं की। चीकू भैया, गलती हो गई, माफ कर दो। एक बार मुझे जाने दो, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। चलो अब जल्दी से सारे पके हुए अंगूर तोड़कर इस टोकरी में रखती जाओ। तोते भैया, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले सारे काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर बिजली कभी तोते का सारा काम करती है। वो पके हुए अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। अब जाओ, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। बिजली कभी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। बादल, बादल जी, उस गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और मुझसे सारे काम भी करवाए। क्या हुआ बिजली, क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ बादल जी, मैं तो बैठी मजे मजे से अंगूर खा रही थी। ना जाने वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया था। फिर मुझे बहुत मारा और मुझे पेड़ से बांध दिया। बादल, मैं बदला लूंगी, मैं उस तोते के बच्चे से बदला लूंगी। तुम चिंता ना करो बिजली, अब उसका सामना होगा तुमसे भी बड़े चोर का। बादल कौवा कहते हैं मुझे, मैं भी देखता हूँ कि वो अपने अंगूर तोड़कर कैसे मंडी में लेकर जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की रखवाली करो, मैं शाम को तुम्हें कुछ अंगूर दे दूंगा। मानो चिड़िया मान जाती है और वो तोते के बाग की रखवाली करने लगती है। तोता कुछ अंगूर तोड़कर मंडी ले जाता है और मानो चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है।
भांजे, मेरा भी अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। जो अंगूर भी चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, तुम चिंता नहीं करो, आज तो हम तोते का बाग ही खाली कर देंगे। बादल कव्वा और उसका मामा दोनों तोते से बदला लेने के लिए चाहते हैं। भांजे, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने रखवाली के लिए रखा है चिड़िया को। मामा जी, अभी हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो अंगूर, अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर से आ जाना। अब रात को रखवाली मैं खुद ही कर लूँगा। तोते भैया ध्यान रखना, आज तो कभी आपके बाग के इधर उधर घूमते फिर रहे थे। तुम चिंता नहीं करो मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया अंगूरों की टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है और चीकू तोता अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने अंगूरों के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी से वो जाल बांधकर दूर जाकर सो जाता है। बादल जी, अब जाओ भी, अब तक तो वो मोटी चोंच वाला सो गया होगा। चलो मामा जी, चले। फिर बादल कव्वा और उसका मामा रात के अंधेरे में निकलते हैं। वो अंगूर तोड़ने लगते हैं। मामा जी, यहाँ तो अंगूर खत्म हो गए हैं, चलो अब आगे से तोड़ते हैं। फिर वो जैसे ही दूसरे अंगूरों के पास जाते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और तोता रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में फंस जाते हैं। भांजे, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, भला मैं कैसे आपको बाहर निकाल सकता हूँ? फिर तोता अपनी लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तोते यार, हमने अंगूर आपस में आधे आधे बांटे थे, इसलिए पिटाई भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम चिंता नहीं करो, अब दोनों पिटोगे मामा भांजा। फिर तोता उन दोनों कव्वों की खूब पिटाई करता है। बिजली कवि जंगल की सबसे दयालु कवि थी, फिर भी हर बार वो माँ बनने से रह जाती थी। कई दुआएं मांगने के बाद आखिरकार बिजली कवि को ये खुशखबरी मिल जाती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। अरे बुलबुल, आओ आओ, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? हाँ बिजली बहन, आज सर कुछ भारी भारी लग रहा है, भोजन लेने जाने का मन नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ दाने दे दोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है बुलबुल बहन, शे लो दाना। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बुलबुल बहन, मैं जा रही हूँ जंगल से तिनके इकट्ठे करने। जंगल में बादल आ रहे हैं, बारिश किसी समय भी शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस टूटे हुए घर में अपनी आंखें खोले। हाँ बिजली, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहते हुए बुलबुल दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बादल कव्वा भी घर आता है। बादल जी, मैं जा रही हूँ जंगल से तिनके इकट्ठे करने। रुको बिजली, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आखिर मेरा भी तो फर्ज है। ऐसे बिजली और बादल जंगल से सूखे तिनके इकट्ठे करके अपना एक नया घर बना रहे थे कि अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ वो तिनकों का घर नीचे गिर जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादल जी, हमारी मेहनत तो पानी में बह रही है, अब क्या करें? बिजली, पहले तुम घर चलो, ऐसी हालत में तुम्हारा भीगना ठीक नहीं है। फिर बिजली कवि उदास मन से अपने घर में लौट आती है। रात को वो एक अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है। देखिए ना बादल जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखो मेरा बेटा कितना प्यारा है, जुगनू जुगनू नाम रखूंगी मैं अपने बेटे का। सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षी भी बिजली कवि के घर आते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बिजली बहन, आपका बेटा सच में बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है? जुगनू नाम रखा है मैंने। बहुत ही प्यारा नाम है। जुगनू के आने से उनकी खुशियाँ बहुत बढ़ गई थी। अब बादल और बिजली कवि हर समय अपने बेटे की हर जिद को पूरा करने लगे थे। एक दिन बादल कव्वा बीमार हो जाता है। बादल जी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। बिजली कवि जोर जोर से चिल्लाती है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बिजली बहन? मानो बहन,
देखो ना, बादल जी कुछ भी बोल नहीं रहे। बिजली बहन, मैं अभी उल्लू वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। फिर चीकू तोता जल्दी से उल्लू वैद्य जी को ले आता है। बादल कौवा अपना आधा शरीर नहीं हिला सकता। अब ये तो ना कोई काम कर पाएगा और ना ही अपने घोंसले से उठ पाएगा। ये सुनकर तो बिजली कवि के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐ ऊपर वाले, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। ये मेरे बादल जी को क्या हो गया? हिम्मत रखो बिजली बहन, अब आपको ही जुगनू और बादल भैया का ध्यान रखना है। ठीक कह रही है चिड़िया। बिजली, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो जुगनू का ख्याल कौन रखेगा? वो सब पक्षी बिजली कवि को हौसला देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बादल जी, आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगी, फिर देखिएगा आप ठीक हो जाएंगे। मम्मा, भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आओ ना। हाँ जुगनू बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसे बिजली कवि दिन रात मेहनत करती है। वो बादल कवि का भी ध्यान रखती है और अपने मायके में तो गरीब थी ही, सोचा पति के यहाँ जाकर राज करूँगी, लेकिन लगता है यहाँ तो वहाँ से भी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरी शादी कालू नाई से ही हो जाती, तो वो भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ नहीं तो क्या। चैंकी, कालू नाई ना हुआ कोई राजकुमार हो गया। मेरी इसमें अब क्या गलती है? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझ जैसे गरीब पक्षी से। और एक तुम हो जो सुबह से मुझे खरी खोटी सुनाई जा रही हो। जरा अपने गाल तो देखो, गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। दादी जी, टमाटर की तो बात मत करो, पता है कितने महंगे हो गए हैं। मैं तो टमाटर की चटनी के लिए भी तरस गई हूँ। चिंकी, तुम ही बताओ, ऐसे मौसम में अब मैं क्या बेचूं? दादी जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पकोड़े पकोड़े बेचो ना। लेकिन ये तो बताओ, पकोड़े बनाएगा कौन? अरे मैं बनाऊंगी पकोड़े और तुम बेचोगे। बारिश रुकते ही चीकू तोता जंगल के बाजार में जाता है और पकोड़ों का सामान लेकर घर आता है। तोता और तोती मिलकर पकोड़ों की तैयारी में लग जाते हैं। लो, हो गया सामान तैयार, मैं अभी पकोड़े तल देती हूँ। तब तक आप जाकर बाहर पक्षियों को बताइए, ताकि उनको पता तो चले कि हम पकोड़े बनाकर बेचने वाले हैं। हाँ चिंकी, ये तुमने ठीक कहा। मैं बाहर पक्षियों को बुलाकर बता देता हूँ। फिर चीकू तोता अपने घर के बाहर एक स्टॉल लगाकर बैठ जाता है। अरे कबूतर भैया, बुलबुल बहन, मीना बहन, इधर आओ। आज से हमने पकोड़े बेचने का काम शुरू किया है। तोते की आवाज लगाने पर सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी तोती भी पकोड़े बनाकर ले आती है। अरे वाह तोते, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमारे जंगल में पकोड़े बेचने लगे। अब पकोड़े बनाने के लिए मुझे बबली को नहीं कहना पड़ेगा। कबूतर ठीक कह रहा है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। अब एक प्लेट दे ही दो। बुलबुल, 20 रुपए की प्लेट है। कोई बात नहीं तोते, तुम मुझे एक प्लेट दो। मुझे सब मालूम है कि बेसन और तेल बहुत महंगे हैं। चीकू तोते के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी पकोड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। तोता और तोती बहुत खुश होते हैं। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि पहले दिन उनके सारे पकोड़े बिक जाएंगे। शाम को कोमल चिड़िया आती है। कोमल बहन, अब तो पकोड़े खत्म हो गए हैं, तुम सुबह आना। ठीक है तोते भैया, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, सुबह मेरे लिए पकोड़े जरूर रखना। जरा मैं भी तो देखूं कैसे पकोड़े हैं तुम्हारे, जो पूरे जंगल में तारीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चैंकी, मुझे तो सुबह की चिंता हो रही है। सुबह हमें ढेर सारे पकोड़े बनाने होंगे। पति जी, आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही ढेर सारे पकोड़े बना लूंगी। अगली सुबह जब चीकू तोते की आँख खुलती है तो वो रसोई में जाकर देखता है, जहाँ चिंकी तोती ने ढेर सारे पकोड़े बना लिए थे। चिंकी, अगर तुम मेरा ऐसे ही साथ देती रही तो देखना, एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
पहले तो तोतों के पकोड़े बहुत बिकते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ग्राहकों की संख्या कम हो गई थी। पति जी, लगता है अब ये काम इसी जंगल में नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि पास वाले जंगल में भी पकोड़े बेचने जाया करो। हाँ, ये बात मैं भी सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं एक ठेला ले लूँ। अब चीकू तोता पकोड़े ठेले पर बेचने लगता है। वो अपने ठेले को लेकर दूसरे जंगल की ओर जाता है। अब चीकू तोते के पकोड़े पहले से ज्यादा बिकने लगते हैं। कई पक्षी तो पहले से ही तोते के इंतजार में खड़े होते थे। तोते के ठेले के पास ही एक कौवे का ठेला था जो जूस बेचा करता था। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे इसका ठेला यहाँ से हट जाए। इसके यहाँ रहने से मेरे जूस की बिक्री कम हो गई है। अब इसे भगाने की कोई ना कोई योजना बनानी ही होगी। ये सोचते हुए बादल कौवा तोते से कहता है, तोते यार, सारा दिन खड़े खड़े थक जाते होगे, थोड़ा जूस ही पी लिया करो, थकान कम होगी। मैं तुम्हें एक गिलास जूस दूंगा और तुम मुझे बदले में एक प्लेट पकोड़े दे देना। हाँ कौवे, क्यों नहीं। फिर चीकू तोता कौवे को पकोड़े देता है और कौवा तोते को जूस। जैसे ही तोता जूस पीता है तो उसे नींद आने लगती है। अभी तो ग्राहक नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर यहीं सो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए तोता वहीं लेट जाता है और सो जाता है। अरे वाह, जूस में मिलाई मेरी दवा काम कर गई। अब मैं ये सारे पकोड़े घर ले जाता हूँ, मैं और बिजली मजे से खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वो पकोड़े वहाँ से ले जाता है। जब तोते को होश आता है तो वो अपने ठेले पर देखता है, वहाँ तो थोड़े से पकोड़े पड़े थे। ये देखकर तोता बहुत हैरान होता है और वो कौवे से पूछता है, कौवे यार, क्या मेरे ठेले पर कोई आया था? यहाँ तो पकोड़े गायब है। तोते यार, तुम भी कितनी गहरी नींद में सोते हो। मैं तो घर में भोजन खाने चला गया था, मुझे कैसे मालूम होगा। सकता है मेरे सोने के बाद कोई पकोड़े उठाकर ले गया हो। अच्छा कौवे यार, तुम्हारा जूस बहुत स्वादिष्ट था, पीने के बाद बहुत सुकून मिला। अब रोज इसी तरह से होने लगा था। कौवा रोज तोते को जूस में दवा मिलाकर दे देता था। जैसे ही तोता सो जाता था तो कौवा पकौड़े उठाकर अपने घर चला जाता था। चीकू तोता अब बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, चिंकी, न जाने मुझे इतनी नींद क्यों आती है और मेरे पकोड़े भी खत्म हो जाते हैं। पति जी, इतनी आलस में रहना अच्छी बात नहीं है। मैं कितनी मेहनत से पकोड़े बनाती हूँ और आपके रोज पकोड़े चोरी हो जाते हैं। मुझे जरा बताइए, क्या आसपास पक्षियों को पता नहीं चलता क्या? चिंकी, भला किसे पता होगा। पास में एक कौवा है जो जूस का ठेला लगाता है, वो भी मेरे सोते ही अपने घर भोजन खाने चला जाता है। अच्छा पति जी, जरा मुझे ये तो बताइए, आप बाहर से कुछ खाते पीते तो नहीं? हाँ चिंकी, बस दिन में एक बार जूस का गिलास जरूर पीता हूँ। क्या? अच्छा, तो ये सब खेल उसी कौवे का है? नहीं चिंकी, वो बदले में एक प्लेट पकोड़े भी लेता है। तब तक तो बहुत सारे पकोड़े होते हैं, लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो सारे पकोड़े गायब हो जाते हैं। बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। मैं कल जो पकोड़े बनाऊंगी वो आप बेचना मत और जूस भी मत पीना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अगले दिन बादल कौवा तोते से कहता है, क्यों तोते यार, आज तुमने पकोड़े नहीं बेचे? नहीं यार, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद ही बेचूंगा। ऐसा कहते हुए तोता वहीं लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। बादल कौवा तोते को सोता हुआ देखकर उसके सारे पकोड़ों की टोकरी ले जाता है। बिजली, आज तो वो मोटी चोंच वाला जल्दी सो गया और मैं उसके सारे पकोड़े ले आया। चलो अब जल्दी से सारे पकोड़े खा लेते हैं। पकोड़े खाते ही दोनों पति पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय बादल, ये कैसे पकोड़े हैं? मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं?
कबूतर, अगर ये काम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया। हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए।
वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से लेना है। कवि बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में जो कुछ भी था वो सब मेरे इलाज पर लग गया। इलाज पर लगा हो या ना लगा हो, मुझे उससे क्या। मैं तो अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। बबली कबूतरी कवि की बहुत विनती करती है, पर बिजली कवि कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी बात पर ही डटी रहती है। चिंकी, चिंकी तोती, कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम्हें साड़ी दिखाऊं। बादल, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। चिंकी, मैं तुम्हें मुफ्त में साड़ी दे दूंगा। जरा मेरी बात तो सुनो। कवि, मैं मुफ्त में नहीं, पैसों से लेने आई हूँ साड़ी। अच्छा दिखाओ। फिर बादल कौवा चिंकी तोती को साड़ियाँ निकाल निकाल कर दिखाता है। देखो तोती, ये लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर है। ये तुम्हारे हरे हरे पंखों पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा कहते हुए कौवा आहिस्ता आहिस्ता तोती के करीब होता है। नहीं नहीं कवि, मैं तो हरे रंग की ही साड़ी लूंगी। तोती, सच बताऊं तो जो रंग भी तुम पहन लो वो तुम पर बहुत जचेगा। बादल कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो तोती के पंख को छूता है। बेशरम, गंदे बूढ़े कौवे, हटो हटो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी, कहाँ हैं आप? चिंकी तोती भागी भागी चीकू तोते के पास जाती है और वो जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ। तुम चुप करो चिंकी, उस बुढ़े को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तोता गुस्से में एक बड़ा डंडा लेता है और कौवे की ओर जाता है। उधर बिजली कवि एक साड़ी के लिए कबूतरी से लड़ रही थी। रहम करो, मुझ पर रहम करो बिजली, इतना जुल्म ना करो। अगर मुझे साड़ी दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो। मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। एक बार कहा ना कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। रोती हुई बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो कभी नहीं मान रही। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि पैसे मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। कबूतरी बहन, आप ये पैसे ले जाएं और ये पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का भी एहसास नहीं है। फिर बबली कबूतरी पैसे लेकर चली जाती है और वो बिजली कवि को दे देती है। कवि क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी साड़ियाँ खराब होने वाली थी। तभी चीकू तोता भी आ जाता है। बेशरम बुढ़े कौवे, जरा बाहर आ, मैं देखता हूँ तुझे। जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तोता डंडे से कौवे की खूब पिटाई करता है और कैंची से साड़ियाँ भी काट देता है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं।
और बहुत मुश्किल से उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। तभी बिजली का बेबी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी साड़ियाँ खराब देखकर बिजली का पी तो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी साड़ियाँ। जब ये दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा बुढ़ा कौवा, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बादल कौवा बिजली की ओर देखता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बिजली से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं कबूतरी से पैसे ही ना लेने जाती। इस कफे की वजह से मेरी सारी दुकान ही बर्बाद हो गई। तेज बारिश में बादल कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं, आज तो आएगा। तभी कफे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कफे के पास पहुंचता है, तो बादल कौवा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कफे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहां आता है। बादल कौवे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कौवे के मुंह में डालता है, लेकिन कौवा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है, वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कौवे को खिला देता है। तभी कौवा भी उठ जाता है। बादल कौवे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा। अरे वाह, मेरा ये सपना पूरा हो गया कि मैं अपनी जमा पूंजी से अपना घर खरीदूं। आज मैंने अपना घर खरीद लिया। बूढ़ी कौवी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पेड़ पर घर खरीद लेती है। मेरे बेटे जब ये घर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बूढ़ी कौवी खुशी खुशी अपने बच्चों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे एक पेड़ की डाली से टकराती हुई गिर जाती है और वो डाली भी उस बूढ़ी कौवी के साथ टूटकर उसके ऊपर गिरती है। बूढ़ी कौवी तो बहुत घायल हो जाती है। मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो देखकर तुरंत वहां आती है। माँ जी, आप तो बहुत घायल हैं। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बेटी बेटी, मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, मेरी सांसें कम हो रही हैं, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी ये बात मेरे बेटों तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ माँ जी, आप जो कहेंगी मैं जरूर उन्हें जाकर बताऊंगी। चिड़िया बेटी, मेरे दोनों बेटों को बता देना कि नदी के किनारे मैंने उनके लिए एक घर खरीदा है। मैं उन्हें बताने जा ही रही थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी कौवी मर जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। दोनों कौवे अपनी माँ के मरने पर बहुत उदास थे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया बादल कौवे के पास जाती है। बादल भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपकी माँ ने मरते समय मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात आपको बताऊं। कौन सी बात चिड़िया? माँ ने कौन सी बात बताने को कहा था? माँ जी ने नदी के पास एक पेड़ पर आप दोनों भाइयों के लिए घर खरीदा है। वो तो आप दोनों भाइयों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक पेड़ से टकराकर मर गई। क्या सच में माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है?
हाँ बादल भैया, आप बड़े हो इसलिए मैंने आपको पहले बताया है। अभी मुझे आपके छोटे भाई भूरे कौवे को बताने भी जाना है। बादल कौवा तो बहुत चालाक था, वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है। माँ तो चाहते हुए अच्छा काम कर गई, लेकिन ये बात उस भूरे को पता नहीं है। अब मैं उस घर पर अकेले ही कब्जा करूँगा। बादल भैया क्या हुआ? अब मैं चलती हूँ, मुझे ये बात जाकर भूरे कौवे को भी बतानी है। रुको रुको चिड़िया, तुम न जाओ भूरे के पास, मैं खुद ही जाकर बता दूंगा। चलो ठीक है बादल भैया, आप जाकर ही उसे बता देना। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर भूरा कौवा अपनी माँ के गम में बहुत उदास था और वो अपने भाई के पास जा रहा था। घर जाकर बादल कौवा सारी बात अपनी पत्नी बिजली कौवी को बताता है। बादल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो उस मानो चिड़िया को वहाँ जाने से रोक दिया। अब ये घर वाली बात तुम्हारे भाई को नहीं पता। अब हम उस घर पर कब्जा करेंगे और वो घर हमारा ही होगा। लेकिन बिजली, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जरा सोचो ना, वो भूरा तो अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है और ना उसके बच्चे। देखिए ना, आपकी पत्नी भी है और हमारे ये दो छोटे बच्चे भी। हमें तो उस घर की बहुत जरूरत है। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने छोटे भाई को यही बताऊंगा कि वो घर मैंने पैसों से खरीदा है। घर के बाहर बैठा भूरा कौवा ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो अंदर जाता है। भैया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के घर पर तुम अकेले ही कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर उस घर पर मेरा भी हक है। अरे ये भूरा कहाँ से आ गया? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अरे भूरे भाई, जरा खुद सोचो ना, तुम तो अकेले हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत? मेरी तो पत्नी और बच्चे हैं। देखो ना, ये घर टूटा हुआ है, मुझे घर की बहुत जरूरत है। बड़े भैया, आपने मेरा नहीं सोचा। मेरी भी तो शादी होगी, मुझे भी तो घर की जरूरत है। ये सुनकर बादल कौवे को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरे, मैंने कह दिया ना कि वो घर मेरा है तो मेरा ही है। वो घर मेरा है, अगर मुझे उस घर के पास नजर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भाई नहीं मानता। वो घर मेरा है, मैं ही उस घर में रहूंगा। फिर दोनों भाई वहाँ से भागते हैं और अपनी माँ के खरीदे हुए घर के पास जाते हैं। अरे वाह बादल जी, ये घर तो बहुत सुंदर है, इस घर में हम ही रहेंगे। तुम अपने भाई को मारकर निकाल दो यहाँ से। भाभी, आप चुप रहो, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ कव्वो? अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाई तो लड़ने लगे। अरे अरे कौवो, रुक जाओ, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? दोनों कौवे भाई किसी की बात नहीं सुनते, वो तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। बादल जी, मारो मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इस घर में तो हम ही रहेंगे। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? जंगल का मौसम तो बहुत खराब हो गया है, बहुत तेज आंधी चलने लगी है। मुझे तो लग रहा है चिड़िया कि जंगल में तूफान आ रहा है। तोते, अगर 2 भाई आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जंगल में तूफान तो आएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ी कौवी ने जिस पेड़ पर घर खरीदा था वो पेड़ तो बहुत कमजोर था। तेज हवा के कारण वो पेड़ घर के साथ नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो नीचे गिर गया और घर भी। दोनों भाई जिस घर के कारण लड़ रहे थे वो घर तो टूटकर नीचे गिर चुका था। कौवो, अब किस बात पर लड़ोगे? देखो, जिस घर के कारण तुम दोनों लड़ रहे थे वो घर तो टूट गया है, परंतु एक घर की वजह से आप दोनों ने अपने भाई होने का रिश्ता तोड़ दिया। तुम दोनों को बहुत अच्छी सजा मिली है।
अब तुम दोनों भाइयों के पंखों में कुछ भी नहीं रहा। टूटे हुए घर को देखकर दोनों कपे भाई बहुत उदास हो जाते हैं। पूरा घर टूट गया। हाय रे, मैंने तो कितने सपने देखे थे। मैंने तो सोचा था मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। भूरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक घर की वजह से तुम्हें मारा। बड़े भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक घर के लिए आपसे लड़ाई की। उन दोनों भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देखो कापो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप भी मर चुके होते। सागर वाले जंगल में सभी पक्षी बहुत अमीर थे। वहीं जंगल के एक कोने में चंदू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। चंदू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली करीब आ रही थी, इसलिए उसने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें बेचने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन चंदू चिड़े को दिए से कोई खास कमाई नहीं होती। एक दिन वो दिए बेचते बेचते थक जाता है। सारा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। अब मैं मानो और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों जंगल में दिवाली है और हाल ये है कि मेरे पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही सोचते सोचते चंदू चिड़ा अपने दिए उठाता है और वापस खाली पंखों घर लौट जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मानू चिड़िया और दोनों बच्चे अपने पिता के इंतजार में बैठे हुए थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानू चिड़िया सब समझ जाती है। चलो बच्चों, अंदर चलो, आपके पापा थके हुए हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके बाबा आज भी खाली पंखों ही आए हैं। बच्चे सुबह से पटाखों की आस लगाए बैठे थे। फिर वो दोनों बहन भाई चुपचाप अंदर चली जाती हैं। भैया, हमारे साथ